हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब तक हमने संस्कृत का जो बेसिक था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि वर्ण परिचय हो गया, संस्कृत के सब्जेक्ट के बारे में कुछ हो गया, और संज्ञा हो गया। ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है एंड आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं समझने वाला। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण की तरफ एंड आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। वैसे उपसर्ग और प्रत्यय का एक छोटा सा की होता है, क्या है वो एक बार मैंने पहले भी बताया था कि वो आगे जुड़ते हैं पीछे जुड़ते हैं, ये मैंने बता दिया। पर डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है, कितने होते हैं, उसका सूत्र याद होना चाहिए हमें। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि उपसर्ग आगे जुड़ता है उसे कहते हैं या पीछे जुड़ता है उसे कहते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी बता दी और आज भी बता देती हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक है। पी से प्रत्यय, पी से पीछे, मतलब पीछे जुड़ने वाले को हम प्रत्यय बोलते हैं, और उपसर्ग जो है आगे जुड़ता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, उपसर्ग। ठीक है, अब उपसर्ग, सबसे पहले तो अब उपसर्ग की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। उपसर्ग का जो मेन वर्ड है, मेन धातु है या शब्द है, वो है सृज। ठीक है, और उपसर्ग का जो उपसर्ग है यानी जो आगे जुड़ता है वो उप है, और इसका जो प्रत्यय है वो गई प्रत्यय है। ठीक है, एंड उपसर्ग जो है वो खुद अपने आप में एक अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय क्या होता है, इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हम अव्यय ही करेंगे। अव्यय होता है क्या है उसमें हम सीखेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि उपसर्ग जो है वो भी एक अव्यय ही होता है। अब इसका सेकंड जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है इसका सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या है उपसर्ग का, प्राधेय उपसर्गा क्रियायोगे या प्राधेय क्रियायोगे उपसर्गा, मेन एक ही है इसका। ठीक है, प्राधेय यहाँ क्यों बोला गया है, क्योंकि उपसर्ग को ना हम प्राधि भी बोलते हैं। प्राधि क्यों बोलते हैं, प्र प्लस आदि। प्र यानी कि इसका जो पहला वो है, आप देख सकते हो, प्र प्र भी एक उपसर्ग है और प्र से स्टार्टिंग होती है इसकी। वैसे इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, बट फिर भी इसको प्र और आदि कह दिया, यानी कि प्र और जितने भी उपसर्ग हैं 22, तो इसीलिए उपसर्ग को प्रादि भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में उपसर्ग की जगह प्रादि वर्ड यूज़ कर लिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उपसर्ग को प्रादि भी कहते हैं और प्रादि मतलब उपसर्ग ही होता है। ठीक है, अब उपसर्ग होते कितने हैं, उपसर्ग होते हैं 22, 22। आपको नंबर याद रखने हैं। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि उपसर्ग कितने होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रादि कितने होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर याद रखना है कि उपसर्ग या प्रादि 22 होते हैं, और ये अव्यय भी होते हैं, मतलब उपसर्ग एक अव्यय भी होता है। अब हम ये देखते हैं कि 22 कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने ये याद करने के लिए लिख भी रखा है कि आगे जोड़ने वाला उपसर्ग होता है, बीच में जो लिखा हुआ होता है वो धातु होता है, मेन वर्ड होता है। ठीक है, और पीछे वाला प्रत्यय होता है। अब मैंने इसको सिंपल करने के लिए, ताकि हमें याद रहे, क्योंकि 22 के 22 हमें याद तो रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पी से स्टार्ट होने वाले एक साथ लिख दिए, प्र, परा, प्रति, परी, एक जैसे साउंड भी कर रहे हैं ये इसीलिए। और फिर ऐसे स्टार्ट होने वाले मैंने यहाँ लिख दिए, अप, अनु, अव, अधि, अपि, अभी, आंग, अति। ठीक है, ये एक जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ, एक साथ लिख दिए ताकि इजीली याद हो जाएंगे। फिर ये स से स्टार्ट होने वाले सम और सु, फिर ये नी, निर, निस एक जैसे हैं, फिर वी, दुस, दुर, फिर ये दो ऊ से स्टार्ट होने वाले उत और उप। इस तरह ये 22 प्रत्यय हो जाते हैं, सॉरी उपसर्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं उपसर्ग, पहले तो उप प्लस रज प्लस घई, ये इसकी खुद की व्युत्पत्ति हो गई। फिर प्राधेय क्रिया योग्य उपसर्ग, इसका सूत्र हो गया। उपसर्ग को हम अव्यय भी बोलते हैं, उपसर्ग को हम अव्यय बोलते नहीं, हम ये नहीं कह सकते, उपसर्ग अव्यय होते हैं ये कह सकते हैं, और उपसर्ग को प्रादि भी कहते हैं। एंड ये 22 होते हैं टोटल नंबर में, और ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। और उपसर्ग जो है आगे जोड़ने वाला होता है। अब उपसर्ग लगने से क्या क्या चेंजेस आते हैं मेन वर्ड में, मैंने बताया ना कि जो उपसर्ग है वो मेन शब्द में या धातु में लगता है, तो धातु में या शब्द में कोई तो चेंज आएगा अगर उसमें आगे कुछ जुड़ेगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैंने यहाँ लिखे हैं।
एक तो उसका मूल अर्थ बाधित होता है, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है। जैसे 3 चेंजेस दे दिए, ठीक है, तो ये याद रखना है हमको कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके चेंजेस दे दिए 3 या 1 जितने भी, कि उपसर्ग अगर मेन धातु या शब्द से जुड़ता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मूल अर्थ जो है, कोई भी शब्द या धातु का अपना कोई मीनिंग होता ही होता है, ठीक है। अब अगर उसमें कोई और चीज़ आके जुड़ रही है तो उसके शब्द में, उसकी मीनिंग में कोई ना कोई चेंजेस तो रहेंगे। ये तो है नहीं कि उसका मीनिंग वही का वही रहेगा। अभी एक एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे। तो ये उसका जो अर्थ है मूल, वो बाधित होगा, चेंज होगा, और उसके अंदर एक वैशिष्ट्य उत्पन्न होगा। मतलब कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द या धातु है, उसमें अगर उपसर्ग आके जुड़ रहा है तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस हुए, तो एक विशिष्टता उसमें उत्पन्न हुई ना। वो एक वर्ड जो था, वो एक स्पेसिफिक वर्ड, एक मीनिंग लेके आया, तो उसमें विशिष्टता उत्पन्न होती है, वैशिष्ट्य आता है उसके अंदर। लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंड हाँ, संस्कृत का हर एक वर्ड कंपलसरी नहीं है कि उसमें उपसर्ग जोड़ेगा। संस्कृत के हर वर्ड में जितने भी संस्कृत के वर्ड हैं, आप कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी कोई लाइन दी हो, श्लोक दिया हो, पैराग्राफ दिया हो, या सिंपल एक वर्ड दिया हो जो संस्कृत का हो, उसमें प्रत्यय लगे हुए होंगे। ये कंपलसरी है कि उसमें प्रत्यय जुड़ा ही है कोई ना कोई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें उपसर्ग भी हो, ठीक है। बिना उपसर्ग के भी कोई ना कोई वर्ड हो सकता है संस्कृत में, बट बिना प्रत्यय के कोई वर्ड नहीं हो सकता, ओके। तो ये था कि उपसर्ग जुड़ने पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे उसके अर्थ चेंज होता है। एक वर्ड होता है हमारा हार, हिंदी में है, संस्कृत में भी होता है, सुना है। हार माला को बोलते हैं, ठीक है। हम माला जो पहनते हैं गले में, उसको हम हार भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्र एक उपसर्ग होता है, प्र जो है हार वर्ड में जुड़ गया, अब हो गया ये प्रहार, ठीक है। पर प्रहार का मतलब तो माला नहीं होता, हमने कहीं नहीं सुना प्रहार पहना है उसने गले में। प्रहार का मतलब तो मारना होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह एक वर्ड में ओनली एक छोटा सा उपसर्ग जुड़ा, उससे उसके अर्थ में कितना चेंजेस हो आ गया, ठीक है। कहाँ माला और कहाँ मारना, ठीक है। तो इस तरह उपसर्ग जुड़ने से जो मेन शब्द होता है उसकी मीनिंग में चेंजेस आते हैं, उसका जो मूल अर्थ है वो बाधित होता है। तो ये था उपसर्ग में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। उपसर्ग की व्युत्पत्ति देख ली हमने, इसका सूत्र है जो याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग एक अव्यय होते हैं, संख्या में ये 22 होते हैं, प्रादि भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये चेंजेस वगैरह हमने देख लिया है। अब इसके बाद मैंने एक तो एग्जांपल्स लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं मैंने, बट हाँ दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 एग्जांपल लिख दिए हैं। जैसे कि अब सबसे पहले प्र ही लिखा है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 22 के 22 जो उपसर्ग है, उन उपसर्ग की मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या क्या है वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि प्र का देख लो, मैंने प्र लिखा है, तो प्र का मीनिंग मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अधिक, ठीक है। वैसे 22 के 22 उपसर्गों के मीनिंग हमें हिंदी में क्या क्या है वो याद होना चाहिए। और जो उपसर्ग टॉपिक है हमारा हिंदी संस्कृत व्याकरण का, उससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंफर्म ही है कि वो आएगा ही आएगा। और वो ये आ सकता है, वो अपनी मर्ज़ी से 4-5 उपसर्ग दे देते हैं 22 में से, उसकी हिंदी लिखनी होती है और उससे 2-3-4 हमें शब्द का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो 22 के 22 की हिंदी पता होनी चाहिए, एंड कम से कम एटलीस्ट हमें 2 वर्ड तो आने ही चाहिए कि उससे कौन से 2 वर्ड बन रहे हैं। जैसे कि अब प्र से ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम एटलीस्ट ये 2 हमें याद ही हो, ठीक है। और अगर आप 4-5 करते हो तो वो तो बेटर है फिर और भी ज़्यादा। अब यहाँ पे इतना दिमाग आप मत लगाना कि यहाँ पे प्र प्लस भू लिखा है, फिर ये भू से भवती कैसे बन गया। ये आगे और डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, बट हाँ ये क्रिया आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एमसीक्यू में ये दे दिया और फिर वर्ड पूछ लिया, तो थोड़ा बहुत जैसे ज़्यादा टिपिकल आपसे पूछते नहीं है, कुछ कुछ हैं जो काफ़ी कॉमन है और लगभग सब में लग रहे हैं। जैसे कि क्री धातु हो गई, भू धातु, गम धातु, स्था धातु। तो इसका आप बार बार देखोगे, रिपीट करोगे, लिखोगे, तो वैसे ही याद हो जाएगा कि भू का भवती होगा, ऐसे रटने के हिसाब से। क्री का करोती होगा, स्था का तिष्ठति तिष्ठति लगेगा, गम का गच्छति या ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हाँ लगभग लगभग यूँ कह दो मोस्टली जो भी उपसर्ग है
उसमें आपको एक तो ऐसी कॉमन धातु मिलेगी, जैसे भू आपको काफ़ी कॉमन मिलेगा, क्री मिलेगा, स्था मिलेगा, चर, वध और गम धातु भी काफ़ी कॉमन है, और उसका पता भी है कि आपको उपसर्ग जोड़ने के बाद इसका वर्ड कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें आप याद करना। आगे जो भी आपको सिंपल लगता है वो आपके हिसाब से आप याद कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट में मैं देखूँ तो परा में भी भू और क्री लग रहा है, और उसका भी परा भवती और परा करोती हो रहा है। और वैसे अप में देख लो, अप में भी क्रे एक एग्जाम्पल। अब ये अपने मन से नहीं लगेगी, अपने मन से सब में क्री और भू धातु जोड़ दो, ऐसा तो फिर बन ही नहीं सकता है, ठीक है। हर किसी में नहीं लगता, बट हाँ कॉमन है, मोस्टली उपसर्ग इसमें लगेंगे, ठीक है। मोस्टली उपसर्ग के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं इसमें। अब जैसे सम में फिर से भू लग गया, संभवती, ठीक है। वैसे अणु में देखो मैंने बताया था गम लगेगा, गम धातु, चल धातु, जिसका चलती और गच्छति बनेगा, ठीक है। वैसे से अव में भी फिर से गम और स्था आ गया, स्था का तिष्ठति बन रहा था, गम का गच्छति हो गया। ऐसे कॉमन कॉमन है। जैसे फिर से गम धातु आ गया, चर, चरती, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं है। 22 उपसर्ग हैं, उन्हें याद करना है, उसकी हिंदी याद करनी है। फिर ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल उसके याद हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने बस ओनली इधर का वर्ड याद कर लिया, आपको पूरा याद करना है कि वो उपसर्ग कौन सा है, वो मेन धातु कौन सी है, उसके बाद उन दोनों के जुड़ने से वर्ड कैसा बन रहा है, ठीक है। तो बस उपसर्ग में यही था। एग्जाम्पल्स आप देख लेना, बाकी मेन उपसर्ग कुछ नहीं है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की ये देख लेना, आप सूत्र याद कर लेना। मेन तो यही आ सकता है, और टोटल नंबर इसके पूछ लेंगे एमसीक्यू में। प्रादि एक वर्ड जो है वो याद रखना बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही था उपसर्ग में।